जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है भारत की जनगणना 2027। काफ़ी महत्वपूर्ण ये खबर है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आने वाले समय में ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपकी परीक्षा का हिस्सा बनने जा रहा है, चाहे वो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो आइए चलते हैं सेशंस के अंदर, देखते हैं क्या-क्या वो मुख्य खबरें हैं जो हमारे परीक्षा का हिस्सा बन सकती हैं। इससे पहले आपको याद करा दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट जो खबरें हैं आप तक जल्दी पहुंचा करें और आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट कर पाएँ। आइए चलते हैं सेशन की तरफ। क्या है, तो जैसा कि इसको सारे ही न्यूज़पेपर ने प्रमुखता से छापा है। ये जो कटिंग है, डेट जो मैं आपको सोर्स जो है वो आप सभी ने देखा ही होगा। तो 5 जून के न्यूज़पेपर में यदि आपने सभी ने देखा होगा तो चाहे कोई भी न्यूज़पेपर हो, वहाँ आपको ये कटिंग मिल जाएगी। तत्काल जो मैं ये रेफरेंस दिखा रहा हूँ आपको, ये दैनिक जागरण का रेफरेंस है, जहाँ पे पहले ही पेज पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। 9 फरवरी 2027 से शुरू होगी जनगणना। तो आपको याद होगा कि 2021 में जनगणना की अधिसूचना इसके पहले जारी की गई थी। 2000 अंतिम जो जनगणना का आंकड़ा है हमारे पास वो कब का है, 2011 का है। और लगातार इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी योजनाएं बन रही हैं वो इसके रेस्पेक्ट में ही बन रही है। कोई भी ऑथेंटिक डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना की भी घोषणा की गई थी, वो भी काफ़ी चर्चे में था। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सरकार ने एक बार फिर से शेड्यूल जारी किया है कि आने वाले आगामी 16 जून को जनसंख्या से रिलेटेड वो सारी की सारी जो डेटा हैं वो सामने पब्लिश कर दी जाएंगी। ये 2025 चल रहा है और 1 मार्च 2027 तक आप देखेंगे कि ये जनगणना जो है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। 9 फरवरी 2027 से ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू होने वाला है। आइए देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर क्या है न्यूज़। तो कोविड महामारी के कारण रुकी हुई 2021 की जनगणना अब 2027 में शुरू होगी। तो 2021 में जो जनगणना शुरू की गई थी उसी के बीच में कोविड आया था और सरकार ने इसको अनिश्चित काल के लिए टाल दिया था। सरकार ने कहा था कि आने वाले समय में इसे लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी, लेकिन जनगणना नहीं होने के कारण, एक ऑथेंटिकेटेड डाटा नहीं होने के कारण सरकार के पास कई सारी योजनाओं को शुरू करने के लिए आप देखेंगे काफ़ी समस्याएं पड़ रही थी, जिसमें से जातिगत जनगणना जो सरकार के द्वारा घोषित किया गया, वहाँ भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जनगणना के साथ ही आज़ादी के बाद पहली बार जातिवार गणना भी होगी। तो सरकार ने पहले ही ये घोषित कर दिया है कि इस बार जो स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे पहली बार, इससे पहली बार जो जातिगत जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी और अब यहाँ पे जातिगत जनगणना होने जा रही है। सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक रूप से जनगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके लिए राजकीय अधिसूचना 16 जून को जारी की जाएगी। मतलब जो गजट नोटिफिकेशन है उसको लेकर आप देखेंगे 16 जून को सरकार इसके अंदर वो सारे नियमावली लेकर आएगी कि आखिर पूरी की पूरी जनसंख्या जो है जनगणना कैसे होने वाली है, क्या प्रारूप रहेगा इसका। गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार जनगणना का समय सारणी 2011 की पूर्व समय सारणी के अनुरूप ही रखा गया है। जिस तरीके से 2011 में जनगणना हुई थी, जिस डेट को, जिस टाइम को जनगणना हुई थी, उसी के अनुरूप यहाँ भी आप देखेंगे जनगणना रखा जाएगा। जनगणना मुख्य रूप से 2 चरणों में कराई जाएगी। पहला चरण जो शुरू होगा वो 2026 में 1 अप्रैल को शुरू होगा। तो 1 अप्रैल 2026 से आप देखेंगे पहला जनगणना जब भी होती है तो मुख्य रूप से 2 चरणों में किया जाता है। पहला जो चरण होता है वो आपके घरों का कुल मिला के मैपिंग होता है, जो भी घर होते हैं उसका कुल मिला के मैपिंग होता है, काउंटिंग होता है। और दूसरा चरण होता है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि व्यक्ति विशेष या काउंटिंग, हेड काउंट का जनगणना होता है यहाँ पे। तो पहला जो चरण है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल से। यहाँ पे आप देखेंगे पहले चरण में 2026 में 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा और ये कब तक चलेगा, तो 30 सितंबर तक चलेगा। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर ये 30 सितंबर तक जो है वो पहला चरण होगा। तथा मकानों का सूचीकरण किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट चरण में क्या होगा, मकानों का सूचीकरण। और उसके बाद जनगणना का जो दूसरा चरण होगा वो 9 फरवरी 27 को शुरू किया जाएगा। तो दूसरा जो चरण है वो 9 फरवरी से 2027 से स्टार्ट किया जाएगा और 1 मार्च की रात 12 बजे तक ये चलेगा। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, 2027 से स्टार्ट होकर 1 मार्च की रात 12 बजे तक इसका कट ऑफ रखा गया है। 2011 की जनगणना इन्हीं तिथियों के बीच हुई थी और फरवरी 2027 में होने वाली जनगणना में लोगों की जातियों की जानकारी भी ली जाएगी। इसके लिए जनगणना पोर्टल में विशेष कॉलम बनाया गया है। इस बात को आप याद रखें कि इस बार की जो जनगणना है वो भारत की पहली डिजिटल जनगणना भी है। तो इस बार जो आप देखेंगे मैनुअली कुछ बहुत विशेष नहीं किया जाएगा, कंप्लीट रूप से इसको जियो टैगिंग होगी और टैब के माध्यम से जितने भी आपके जनगणना के जो अधिकारी होंगे आपके घर तक पहुँचेंगे और वो आपकी हेड काउंट और ये सारी चीज़ों को अंजाम देंगे। इसके अंतर्गत लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो कि पहाड़ी राज्य हैं, जहाँ पे आप देखेंगे चूँकि ये जिस समय का समय है अप्रैल और मार्च का, इस समय वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है और बर्फ़ जमे हुए होते हैं, उनके लिए कुछ विशेष यहाँ पे छूट दी गई है। तो उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी को देखते हुए यहाँ जनगणना 1 अक्टूबर की रात 12 बजे से कराई जाएगी। तो यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो जनगणना होने वाली है जो इन पहाड़ी क्षेत्रों में, ये 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाएगा।
17 सितंबर इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल मिला के 33 लाख से अधिक जनगणना कर्मियों की आवश्यकता होगी और प्रशिक्षण की शुरुआत इस साल अक्टूबर में शुरू कर दी जाएगी। तो जो भी ट्रेनिंग है अब आप सोचेंगे कि 2025 चल रहा है, सरकार अभी से ही क्यों नहीं स्टार्ट कर दे रही है जो 2027 लेके जा रही है। तो इस चीज़ के लिए आप देखेंगे काफ़ी फंड की भी यहाँ इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। जो जनगणना पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी, आप समझ सकते हैं 140 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या अभी तक का अनुमानित है। इतनी बड़ी संख्या में सारे के सारे जो हैं वो उसके लिए अधिकारी, जनगणना अधिकारी भी चाहिए, इनके पास वॉलंटियर्स भी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का आवश्यकता जितनी भी ये पूरा फेज पूरा करते करते इतना समय लग जाएगा। तो कुल मिला के 33 लाख से अधिक जनगणना कर्मियों की यहाँ पे आवश्यकता है। 2021 की जनगणना के लिए अक्टूबर 2019 में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया था। जो 2021 की जनगणना जो कोविड के समय शुरू हुई थी, इसके लिए जो कार्यक्रम है 2019 से शुरू कर दिया गया था, जिन्हें बाद में अपने अपने राज्यों में जनगणना कर्मियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी पे काम करेगा, ऊपर के कुछ लोगों को पहले ट्रेंड किया जाएगा और उसके बाद वो आके अपने नीचे अधीनस्थ लोगों को ट्रेन करना शुरू करेंगे। 6 साल के बाद कई जनगणना कर्मियों के सेवानिवृत्त होने और जातिगत जनगणना जैसे नए आयाम के जुड़ने के कारण नए सिरे में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो जिन भी लोगों को ट्रेंड किया गया था, अब 6 वर्ष उसके बीत चुके हैं, मतलब 27 में जब होगा तो 6 वर्ष हो चुका रहेगा और ऐसे में फिर से एक बार नया ट्रेनिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग जिसमें जनरली इसमें टीचर ही रहते हैं जो जनगणना के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग इसमें सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, तो इसलिए नए सिरे से अब ट्रेनिंग कराई जाएगी। 2027 की जनगणना में आधुनिक भारत की झलक देखने को मिल सकती है और यह पहली बार ऐसा होगा जब जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल होगी, जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा किया है। सभी आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट पर जुटाए जाएंगे और जनगणना कर्मियों को निर्धारित स्थान पर जाकर आंकड़े जुटाने के लिए इन टैबलेट का जियो फेसिंग किया जाएगा। मतलब आप घर बैठे जनगणना नहीं कर सकते हैं या अनुमान से कोई नंबर नहीं लिख सकते हैं, बाकायदा आपको ये टैबलेट लेके उस जगह पे जाना पड़ेगा, ये अपने पोजीशन को दिखाएगा और जियो टैगिंग होगा, मतलब वहाँ पे जगह को रजिस्टर किया जाएगा, फिर जनगणना होगा। जियो फेसिंग के माध्यम से आंकड़े तभी भरे जा सकेंगे जब कर्मी उस स्थान पर उपस्थित रहेंगे। डिजिटल प्रक्रिया के कारण आंकड़े जल्दी उपलब्ध होंगे, जिससे सरकार अपनी नीतियों का निर्धारण कर सकेगा। तो संभव है कि इस बार जनगणना में काफ़ी नई चीज़ों का आपको देखने को मिल सकता है। कंप्लीट रूप से ये डिजिटल होगा, संभव है कि इसके साथ फोटो भी आपका लगे। द हिंदू का जो न्यूज़ है ये भी सेम 5 जून को आप देखेंगे, द हिंदू ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। नेक्स्ट सेंसस टू कंक्लूड बाय मार्च 2027 सेज गवर्नमेंट। आइए द हिंदू की खबरों में से क्या है हमारे पास खास, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है, जनगणना 2027 को 2 चरणों में 1 मार्च 2027 से संदर्भित किया जाएगा। चर्चा हमने कर लिया है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिम आच्छादित क्षेत्रों के लिए जो टाइमलाइन क्या डिसाइड किया गया है, 1 अक्टूबर 2026 और गृह सूचीकरण और आवास की अनुसूची जनसंख्या का पहला चरण होगा। तो इसके अंतर्गत पहले चरण में क्या किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके घरों की जनगणना की जाएगी। दूसरे में हेड काउंट किया जाएगा और इसमें इस बार जाति भी इंक्लूड की जाएगी और इस बार खादी जाति ही इंक्लूड नहीं की जाएगी, बल्कि इस बार जाति की जनगणना को प्रकाशित भी किया जाएगा। दोनों चरणों को मिलाकर कुल प्रक्रिया 11 महीने तक चलने वाली है। गजट अधिसूचना 16 जून को इसी समय प्रकाशित हो जाएगी, आज से 10 दिन बाद ये प्रकाशित हो जाएगी। पहली बार डिजिटल माध्यम से जनगणना होने जा रही है। स्वतंत्र भारत की ये पहली जनगणना होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो हमारे भारत में जो स्वतंत्रता के पहले से जनगणना का इतिहास रहा है, वो 1872 में इसको मुख्य रूप से इनिशिएट किया गया था। लॉर्ड मेयो का वो कार्यकाल चल रहा था और 1881 से आप देखेंगे कि प्रत्येक 10 वर्षों के पास भारत की जनगणना जो है वो चलनी शुरू हो गई है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो पहली बार जो है 1881 में ये जनगणना शुरू की गई थी और इस बार जो है जनगणना का साइकिल भी यहाँ से आप देखेंगे बदल जाएगा। तो इस बार की ये जो जनगणना है स्वतंत्रता के बाद, तो मतलब ये 16वीं आप देख सकते हैं कि कौन सी जनगणना हो जाएगी, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले, मतलब टोटल यदि यहाँ से 1881 से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 16वीं जनगणना हो जाएगी, 16वीं क्रम की जनगणना हो जाएगी। और वहीं यदि स्वतंत्रता के बाद की हम बात करेंगे तो स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी जनगणना हो जाएगी, 8वीं जनगणना हो जाएगी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होगी जिसमें जातियों की जनगणना कराई जाएगी। काम क्या होगा, इस बात को भी देखिए। जनगणना के आंकड़ों के बाद क्या क्या मेजर काम होने वाले हैं। पहला चीज़, संविधान 2026 के बाद की पहली जनगणना को लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का आधार बनाएगी। अगला जो इलेक्शन आपका होगा, मोस्टली जो लोकसभा का इलेक्शन होगा 2029 में होगा और उसके लिए जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि नया जो संसद भवन बना है उसमें अभी तक सीटों की संख्या जो है वो एक अनुमानित जनसंख्या के अनुसार है। तो पहली जो बड़ी खेप होने वाली है कि 2026 के बाद इसी जनसंख्या को आधार मानकर क्या किया जाएगा, सबसे पहले परिसीमन जो है वो करने की पूर्ण संभावना है। जनगणना परिसीमन की प्रक्रिया को शुरू करने का रास्ता खोलेगी और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू किया जा सकेगा। आपको मालूम है कि अभी जो जनसंख्या महिलाओं के लिए जो नारी शक्तिकरण जो बिल लाया गया था उसको अभी तक लागू नहीं किया गया और बताया गया है कि 2029 मतलब अगले लोकसभा इलेक्शन से लागू किया जाएगा। तो नए जनसंख्या के आंकड़े आने के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। कानूनी प्रावधान क्या है इसको देख लें। तो परिसीमन जो है वो अनुच्छेद 81 और 82 के तहत क्या है, अनिवार्य है। जनसंख्या जब बढ़ती है या कोई
क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो आपको परिसीमन करना पड़ेगा, जैसे हाल फिलहाल में भी अभी जे.एन.के में परिसीमन संपन्न हुआ है। 84th अमेंडमेंट 84वें संविधान संशोधन 2002 ने 2026 के बाद पहली जनगणना तक अंतर राजकीय परिसीमन पर रोक लगाई हुई है। तो मतलब अभी इनसाइड जो राज्य में है वहाँ पे कोई परिसीमन अभी नहीं होगा। 2002 के परिसीमन के अधिनियम के अनुसार संयुक्त आयोग बनेगा, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे। ये जो है अभी 2002 का परिसीमन का नियम है। और इसके अंतर्गत और जो सदस्य होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य के निर्वाचन आयुक्त, सांसद और विधायकों को आयोग में शामिल किया जाएगा, लेकिन वोटिंग का अधिकार इनके पास नहीं होता है। जनसंख्या को लेकर आप देखेंगे अभी तक कई सारी आपत्तियां भी आते रहे हैं, जैसे परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्य विशेषकर तमिलनाडु जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे हैं, जिससे उनकी सीटें कम होने का खतरा है। तो जनसंख्या जो आपको पता है कि जितनी भी सीटें मिलती हैं वो सीटें किस आधार पर मिलती हैं? जनसंख्या के आधार पर ही जितने भी जो संसदीय क्षेत्र होते हैं, विधानसभा का क्षेत्र होता है, उसे सीट अलॉट किया जाता है। तो चूंकि दक्षिण के जितने भी राज्य हैं, अधिकांश राज्यों ने जनसंख्या नीति को फॉलो किया है, उसके कारण उन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया है, तो संभव है कि उनकी सीटें यहाँ पे क्या हो सकती हैं? कम हो सकती हैं। सीएम स्टालिन ने आरोप लगाया है कि जनगणना को जानबूझकर 2027 तक टाला गया है, और स्टालिन ने 1971 की जनगणना आधारित परिसीमन को 2056 तक बढ़ाने की मांग की थी। इन्होंने कहा था कि 2056 तक इसको बढ़ाया जाए। तो ये तो दक्षिण का राज्य का हमेशा से ही आरोप रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि जनसंख्या के आंकड़े जैसे ही लागू होंगे तो सबसे पहला सरकार को फ़ायदा होगी यहाँ पे किसी भी आप देखेंगे किसी भी योजना को लागू करने में। दूसरा चीज़ है परिसीमन बहुत लंबे समय से ड्यू पड़ा हुआ है, वहाँ इसको जल्दी से लागू किया जाएगा। जातिगत जनसंख्या को लेकर आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ा जो मैटर तूल पकड़ा हुआ है, उस कंट्रोवर्सी को भी यहाँ पे शांत करने में मदद मिलेगी। तो कुल मिला के आप देखें कि कुल मिला के ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है अब यहाँ पे शांत हो जाएगा, और जनगणना जो है वो आप देखेंगे 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा, और भारत के एक नए रूप का आपको दर्शन होगा, जहां भारत की लिटरेसी, भारत का लिंगानुपात, भारत की डेंसिटी, इन सारी चीज़ों का नया आयाम आपको मिल सकेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में आपने उपयोगी जानकारियों को नोट डाउन कर लिया होगा, जिसका आने वाले समय में निश्चित रूप से परीक्षा में इस्तेमाल आप कर पाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।